क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिस चैप्टर में भी हमें हुआ है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक बेटा हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम देख चुके हैं कि हमारा ब्लड किस तरह का होता है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन क्या होते हैं, उसमें कौन से आयंस पाए जाते हैं उसके अंदर, क्या हर एक ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन का क्या काम होता है ये भी जाना हमने। हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, आरबीसी क्या होता है, हिमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये देखा हमने। मतलब हमने ब्लड को अच्छे से समझा बेटा हमने। और पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था? पिछली क्लास में हमने देखा था ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, देखा हमने कि ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, आर एच ब्लड ग्रुप फैक्टर का क्या मतलब है, मतलब आर एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आर एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझे, ठीक है। मतलब अभी तक हम ब्लड को अच्छे से जान चुके हैं, एक एक चीज को हम बड़े ध्यान से पढ़ चुके हैं, और हम क्या जान चुके हैं कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, आरएच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आरएच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है, ये सारे के सारे टर्म दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। एंड लेक्चर जब हम कर चुके होते ना बेटा, तो ये सोचा करो कि हमेशा, कई बच्चे बोलते हैं सर सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, मैं कहता हूं आप मेरा लेक्चर सुनिए, सुनने के दौरान, लेक्चर के दौरान ही चीजों को याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। एनसीईआरटी पर बेस्ड जो पॉइंट होते हैं उनको दोबारा नोट करने की जरूरत वैसे होती नहीं है, पर यदि आप शॉर्ट में नोट कर लेंगे तो बुराई कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी वाले पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर आपको नोट करना चाहिए। कई बच्चे उसको एनसीईआरटी में ही कहीं नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ जो है आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरह के पैड होते हैं, इस तरह के पैड होते हैं, ऐसे पैड पे, ऐसे जो पैड होते हैं, इन पैड पर लिखकर जो एनसीईआरटी में लगा लेते हैं, स्टिक पैड होते हैं, 20-25 रुपए का आता, बहुत सारी संख्या में होते हैं, कितने मुझे मालूम नहीं इसमें, के 100 शीट्स इसके अंदर के, तो ऐसे नोट कर लेते हो अपना उनकी बुक के अंदर। एंड बहुत सारा समय वो जो है, मैं कहता हूं आप अच्छे नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है के, लेकिन यदि नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करना चाहिए, क्योंकि फाइनली आपके कोई भी कितने भी सुंदर नोट्स हो वे काम नहीं आएंगे, काम आएगा आपका टिनिंग टिनिंग, आपका ब्रेन, समझ गए ना, कि वो जो ब्रेन के अंदर गया वही काम आएगा बेटा, है ना, इसे समझा करो के। अब मैं ये बोल रहा था कि जिस हर लेक्चर के बाद में आप अपने मन से जो लेक्चर सुना है, अपने मन से 15-20 उसके कीवर्ड लिख लिया करो कि सर ने आज बताया उसमें से क्या क्या चीजें, आर एच इनकॉम्पिट, आर एच फैक्टर, आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है ना, ठीक है, एंटी आर एच गामा ग्लोबुलिन्स, बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए, हर बार की तरह इस बार भी आगे बढ़ने से पहले देयर आर फ्यू क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के आप उत्तर करेंगे, फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बताइए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के लिए मदर का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, और फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, बताइए, ठीक है। यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कंडीशन में मदर का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, फीटस का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, जिससे ये कंडीशन बचेगी, ठीक है, बनेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 के हाउ टू प्रिवेंट इट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की बात कर रहा हूं। यदि सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो कैसे मदर की जान को हम बचा सकते हैं, एज ए डॉक्टर कैसे आप जो है उसकी लेडी की जान को बचाएंगे, आप क्या करेंगे आप ऐसा जिससे कि उसको सेकंड प्रेगनेंसी के समय उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ना हो, क्या करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बेटा, आपको बताना है व्हाट इज द नॉर्मल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड, ठीक है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल नंबर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड,
ब्लड में प्लेटलेट का नॉर्मल नंबर क्या होता है, नॉर्मल संख्या क्या होती है, कहां से कहां वेरी करती है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। तो आज मैं आपसे 4 क्वेश्चन किया हूं, चारों के मुझे उत्तर चाहिए, के है ना। जो लोग जो है वो ऐप पर वेबसाइट पर लेक्चर देख रहे हैं बेटा, वहां भी कमेंट करने का ऑप्शन है, प्लीज आंसर कीजिएगा, ठीक। यही तो एक तरीका है कि मैं और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, हम दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं बेटा, यही तरीका। आपसे बोल रहा हूं, तुझसे बोल रहा हूं बेटा, तेरे से बोल रहा हूं बेटे, बच्चे, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे ना बेटा, है ना। तो आप मेरे को आंसर कीजिए, क्या कभी कभी प्यार से तू या तुम बोल देता हो तो बुरा नहीं मानना इस बात का, ठीक है ना, है ना। आप मेरे दिल के बहुत करीब है बेटा, और आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तो पहला क्वेश्चन है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में मदर का ब्लड ग्रुप क्या होता है, फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक। इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी का नंबर ब्लड में क्या होता है और प्लेटलेट का नंबर ब्लड में क्या होता है, ये दोनों आपको बतलाना है, क्लियर, ठीक है। देन अगेन कम टू ए प्रीवियस क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था लेक्चर नंबर 3 में हमने एक क्वेश्चन आपसे किया था और आपको लेक्चर नंबर 4 में इसका आंसर दिया था। मैंने कहा था अभी प्लस माइनस की कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, अभी हम बात करेंगे किस पर, हम बात करेंगे कि जो है कि ब्लड ग्रुप क्या था। अब देखो क्वेश्चन ये था कि ए पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, वो कहता है कि द मदर ऑफ ए चाइल्ड इज ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव के एंड ए मदर, देखो बेटा क्या बोल रहा है, वो कह रहा है आपसे कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ पॉजिटिव, ठीक है ना। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव के। फादर का ब्लड ग्रुप हमको जो है वो पता लगाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है कि मदर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मतलब मदर क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप हो गया आईओ, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो पढ़ चुके थे हम पिछली क्लास में के। और पॉजिटिव है तो हमने क्या कहा, हमने कहा एंटीजन डी, एंटीजन डी को कैपिटल डी से शो किया। हमने कहा था आपसे कि एंटीजन डी के यदि हम कैपिटल डी लिखते हैं मतलब RH पॉजिटिव का जो है वो एलिल है वो, ठीक है ना। स्मॉल डी लिखते हैं RH नेगेटिव का एलिल है बेटा वो, है ना, क्लियर। अब चूंकि मदर, ध्यान से, मदर है कैपिटल डी, मदर RH पॉजिटिव है मतलब उसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, लेकिन बच्चा नेगेटिव है, मतलब एक एलिल कहां से आया होगा, मदर से आएगा, क्योंकि नेगेटिव कब बन सकता है, देखो ये कैपिटल डी स्मॉल डी, ये क्या होगा, ये RH पॉजिटिव होगा, स्मॉल डी क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। अब देखो बेटा, जो सीधे 11th क्लास में देख रहे हैं इस लेक्चर को तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत जाएगा, आपको चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, 12th वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। तो चिंता मत करो बेटा, ये पढ़ेंगे तो, हालांकि मैंने पहले भी कहा है, कई बच्चे मेरे को टाइप्ड करते कि सर 11th का ना 12th का, मैं बोलता हूं ये बायोमेंटर्स इज एक्सक्लूसिव क्लासेस फॉर नीट, वी नेवर थिंक अबाउट एनीथिंग अबाउट नीट के, हमें आगे पीछे नहीं देखते, हम बिल्कुल फोकस्ड होके अर्जुन चिड़िया की आंख अर्जुन ने देखी थी वैसे हम नीट के अलावा कुछ और नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता RH पॉजिटिव, कैपिटल डी स्मॉल डी RH पॉजिटिव के, और स्मॉल डी RH नेगेटिव, मतलब जो बच्चा है बच्चे के पास में स्मॉल डी होगा, RH नेगेटिव है बच्चा, ठीक है। तो मतलब मदर क्या होगी, मदर के पास कैपिटल डी स्मॉल डी होना चाहिए, क्योंकि मदर से तो स्मॉल डी आएगा, फादर से भी स्मॉल डी आएगा, तब तो बच्चा RH नेगेटिव होगा, ठीक है। अब फादर की बात करते हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप यदि ए है तो मत सिंपल सी बात है कि बच्चे के पास में IA और IO होगा, क्योंकि O इसलिए होगा क्योंकि मदर से, तो मदर का ब्लड ग्रुप O है तो मदर से हमेशा IO बच्चे के पास आएगा, क्योंकि मदर तो वही दे सकती है और क्या देगी, ठीक है। फादर से I है तो मतलब फादर के पास क्या होगा, फादर के पका ब्लड ग्रुप हो सकता है IA, ठीक है, क्या हो सकता है IA, IO हो सकता है, IB हो सकता है, मतलब फादर में भी A और फादर में भी AB ब्लड ग्रुप के। लेकिन एक बात कंफर्म है कि फादर जो है, फादर के साथ यह संभावना है कि फादर जो है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, फादर के बारे में कुछ नहीं मालूम हमको कि पॉजिटिव कि नेगेटिव, फादर के बारे में इतना मालूम है कि फादर ने एक रेसिसिव एलील कंट्रीब्यूट किया है, तभी तो चाइल्ड जो है वो नेगेटिव ब्लड का हुआ, मतलब फादर के पास स्मॉल डी है तो कंफर्म है, फादर स्मॉल डी है तो कंफर्म है। इसका मतलब फादर में भी A पॉजिटिव A नेगेटिव, फादर में भी AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, ठीक है ना, दोनों संभावना है। देखो पॉजिटिव तो अकेला है ना, एक एलील होगा तो भी वो पॉजिटिव बन सकता है ना, तो मतलब यहां पर संभावनाएं सारी, मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो कंफर्म है कि फादर का ब्लड ग्रुप A होगा या AB होगा, क्योंकि फादर ने A एलील कंट्रीब्यूट किया है। फादर ने जो है स्मॉल डी जीन मतलब जो है RH नेगेटिव फैक्टर भी कंट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब फादर जो है वो नेगेटिव एलील उसके पास होगा। अब फादर के पास पॉजिटिव एलील जो है और एक नेगेटिव एलील हो सकता है या दोनों नेगेटिव एलील हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब फादर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, फादर में भी A ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप, क्लियर, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी यहां पे आती है, क्लियर। क्यों बेटा, क्योंकि
इसको नेगेटिव बनने के लिए 2 रेसिसिव जीन चाहिए, तो रेसिसिव जीन एक तो मदर से आ गया, मदर पॉजिटिव मदर से आ गया, ऐसी फादर से एक आ सकता है बेटा, है ना, क्लियर। चलिए अब आज हम बात करने वाले हैं कि जब कभी हमें कट लग जाता है, चोट लग जाती है, ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड का क्लॉट कैसे जमता है। आज बात करेंगे हम ब्लड के क्लॉट के जरिए। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोगों को यह तस्वीर देख के थोड़ी घबराहट हुई, ठीक है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगा कि सर क्या दिखा रहे हो के, कई लोगों को ऐसा लगता है सर ब्लड देख के हमें तो घबराहट होती है, अजीब सा लगता है हमको के, और ऐसा कई लोगों के साथ होता है बेटा। और मैं क्लियर कर दूं आपको, ये जो हीमोफोबिया है वो कई लोगों को देखने मिलता है आपको, और मैंने खुद देखा है मेडिकल कॉलेज के अंदर भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके एक आध बैच के अंदर 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्लड को देख नहीं पाते, घबरा जाते हैं। धीमे धीमे उनका ब्लड से एक्सपोजर बढ़ता है, डॉक्टर समझाते हैं उनको, तब जाकर वो कंफर्टेबल हो पाते हैं। पर कई लोगों को इतना फोबिया होता है कि दे लेफ्ट मेडिकल, वो मेडिकल को छोड़ जाते हैं। तो मैं जानबूझ के तस्वीर आपको दिखाया कि आप प्लीज घबराइए मत उससे, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये वो फ्लूइड है जो हमको जीवित बनाए रखे है, जो हम सब जगह सब तरीके से हमारी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस फोबिया इज वेरी लेस इन गर्ल्स, के गर्ल्स में ये कम होता है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते जो है दे एवरी मंथ दे एनकाउंटर विद द ब्लड। लड़कों में यानी आपको ऐसे कमजोर हृदय के लड़के भी दिखाई पड़ेंगे जो ब्लड को देखते साथ चक्कर खा के गिर जाते हैं, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूं बेटा, बहुत साल रहा हूं, ठीक है, डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं चीज को, इसलिए जो है घबराने का नहीं, सिंपल सी बात है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी कैसे जो है ब्लड लॉस को रोकती है, क्लियर, ठीक है। देखिए यानी जब कभी चोट लगती है ना, तो चोट लगने पर ब्लड क्यों निकलता है, ब्लड इसलिए निकलता है क्योंकि जो है एक आर्टरी या वीन कोई ब्लड सप्लाई कट गई होती है, ठीक है। जैसे देखिए इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वाई ब्लड इज यूज्ड आउट, ब्लड बाहर क्यों निकल रहा है, ब्लड बाहर इसलिए निकल रहा है कि कई बार क्या होता है, कई बार हम गिर जाते हैं, गिरकर हम रगड़ जाते हैं तो हमारी स्किन की एक लेयर निकल जाती है, पर अंदर की आर्टरी डैमेज नहीं करती, इसे बोलते हैं एब्रेजन इंजरी। क्या बोलते हैं, जब कभी रगड़ लग जाती है ना, रगड़ लग जाती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एब्रेजन इंजरी, ठीक है, एब्रेजन, छिल जाना, ठीक है ना। लेकिन कभी कट लगता है तो कट लगे एब्रेजन से कट लगेगा तो अंदर की कोई आर्टरी, कोई सप्लाई, कोई कैपिलरी, कुछ ना कुछ कटेगा और उसके कारण ब्लड से ब्लड बाहर निकलता है। आप देखिए, ठीक है, यानी प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा था, लेकिन यहां जैसे ही कट लगा तो ब्लड बाहर आने लगा है, ब्लड ये बाहर ऊजेज आउट, ब्लड बाहर निकलने लगा है। और हमने यदि इसको रोका नहीं तो क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और बॉडी जो ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगी, ब्लड की कमी होगी, ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ठीक है। कहा जाता है कि रोड एक्सीडेंट में, के सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण, ध्यान से बात सुनिएगा, कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का, डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है ब्लड लॉस, सबसे बड़ा कारण है लॉस ऑफ ब्लड का लॉस होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, हार्ट काम करना बंद करता है, व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा मृत्यु का कारण होता है वो होता है चेस्ट में झटका लगा, चेस्ट के अंदर इंजरी हुई तो चेस्ट में जो थोरेसिक कैविटी का वॉल है, जो प्लूरल कैविटी, वहां हवा भरा गया या ब्लीडिंग वहां हो गया तो सांस व्यक्ति नहीं ले पाता, तो उससे भी डेथ आती है। इसलिए जब भी कभी 4 व्हीलर में बैठते हैं तो हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, गाड़ी को उस स्पीड में चलाना चाहिए यहाँ पर गाड़ी पर कंट्रोल रह सके, गाड़ी का प्रॉपर समय समय पर चेकअप होना चाहिए, ठीक है, ठीक। चलिए, तो अभी मैंने आपको कहा था बेटा कि जो लोग ब्लड से डरते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम हीमोफोबिया वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक। अब यदि आपको जीवन बचाना है, लाइफ बचानी है, तो यू शुड नो अबाउट कि हाउ टू स्टॉप द ब्लीड, के ब्लीडिंग को रोकना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। अब किस तरह की ब्लीडिंग होती है, देखो बेटा, ब्लीडिंग देखो, या तो एक होती है एट्रियल ब्लीडिंग, यानी कभी कट लगा है, जहां तक कट लगा वहां पर कोई ना कोई आर्टरी, एट्रियल सप्लाई, आर्टरी का सप्लाई जहां पे कट गया है, और ऐसी ब्लीडिंग ज्यादा फास्ट होती है। एट्रियल ब्लीडिंग इज मोर फास्ट एज कंपेयर टू दी वीनस ब्लीडिंग, के ज्यादा फास्ट होती है, के देख रहे हैं आप,
फोर्स के साथ ब्लड निकलता है, क्योंकि आर्टरी जो होती है दे है मोर प्रेशर एज कंपेयर टू द वीन्स, ठीक है। तो क्योंकि हार्ट ने ब्लड पंप करके आर्टरी एरोटा में डाला, एरोटा से आर्टरीज में गया, आर्टरी से आर्ट्रियोल में गया, पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है। तो आर्टरी हैव थिक मस्कुलर वॉल, ठीक है, दे कॉन्ट्रैक्ट मोर एंड दे जब उनमें कट लगता है तो उसके कारण उसमें ब्लीडिंग भी फास्ट होती है उसके अंदर के। एक होता है, दूसरा होता है वीनस ब्लीडिंग होती है, ठीक है, कहीं कट लगा है, वीन सुपरफिशियल होती है। इसीलिए ईश्वर ने भी क्या किया, गॉड ने भी क्या किया, भगवान ने भी, कि आपकी आर्टरी को उन्होंने अंदर रखा है, वीन्स को बाहर तरफ रखा है, के वीन्स सुपरफिशियल होती है कंपैरेटिव आर्टरी के। तो वीन्स जो होती है, वीनस ब्लीडिंग जो होती है, ये भी होती है बेटा कट के। कई बार क्या होता है, जैसे कि हम बात करें यहां कहीं कट लग गया तो कैपिलरी ब्लीडिंग के, कैपिलरी ब्लीडिंग भी होती है के। तो मतलब कोई भी, कहने का मतलब है कोई भी ब्लड वेसल, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वीन हो, चाहे वो कैपिलरी हो, उसमें कट लगेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा अटके। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग जो, अब सुनो बात पते की बात बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, के देयर आर फ्यू पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे बिलीव इन दी परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। दे आर सीकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? दैट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन होता है खुद को समाप्त कर दिया जाए। क्या होता है? खुद को ही समाप्त। प्रॉब्लम थी टेम्पररी, सॉल्यूशन ढूंढ लिया परमानेंट। जैसे कि मेरे अभी हाल ही में मेरे एक परिचित हैं, उनकी डॉटर ने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। कोई होगा उनका इशू कॉलेज के अंदर, भगवान जाने क्या, कि एग्जाम की तैयारी नहीं हुई, कुछ इशू हुआ, ठीक है। समय पर मालूम चल गया, डॉक्टरों ने जो है वो बहुत आईसीयू में रखा, बहुत सारा जो है उनका इलाज चलता रहा, और अब जाके वो खतरे से बाहर हो पाए। एक हमारे मेरी बायोमेंटर्स की कमांडो थी, कि मुझे बहुत दुख होता, आज भी कभी उसका जिक्र करता हूं, बहुत दुख होता है। एकेडमिक्स का प्रेशर था, क्या समस्या थी, बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, पर एकेडमिक प्रेशर ही बताया लोगों ने। और वो सी जंप फ्रॉम द रूफ, कॉलेज की छत पे से नीचे कूद गई। यूथ में आज यदि देखें तो, अभी देखा होगा आपने 2-4 दिन पहले एक लड़की का वीडियो आया है कि उसने जो है वो वीडियो बनाया, नदी के सामने जाके उसने वीडियो बनाया, घर वालों को बोला उसने कि दहेज के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और वो नदी में कूद गई। वो उसने कहा ये नदी मुझे समाएगी, बस अब तक का सब। बहुत दुख होता है। उसका लाइफ, फादर का लाइफ का कुछ कुछ चल भी रहा है, वीडियो उसका आ भी रहा है कि आयशा नाम है, क्या नाम है, नाम भूल गया उसका मैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं मैं, ये जितने भी लोग थोड़ा भी इस प्रकार सोचते हैं, मुझे कई मैसेज मिलते हैं इस तरह के, तो मैं एक ही बात कहता हूं उन लोगों से कि व्हाई यू आर लुकिंग फॉर ए परमानेंट सॉल्यूशन फॉर ए टेम्पररी प्रॉब्लम। आप इतना यदि साहस बटोरते हैं ना, भाग जाते। चलिए मैं कहता हूं, मैं यदि उस लड़की से बोलूं कि तुमको घर से भाग जाना चाहिए था, तुम्हें कहीं काम करना चाहिए, तुम्हें अपने समाज की, अपने पिता की, अपने पति की, जो लोग परेशान कर रहे हैं उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ बाहर कहीं जाके, जिंदगी है तो सब कुछ हट के तुम कुछ और काम करो, अपने पैरों पे खड़ा रहो, कुछ तो काम मिलता, कुछ तो होता है ना। तुम्हारे जीवन तो अनमोल है ना। वो ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, उनके लिए यदि आप अपना जीवन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब यह है कि आप तो गलत कर रहे हैं। ईश्वर, अल्लाह, ये जीवन बहुत बहुत बहुत, मतलब समझ लीजिए बहुत ही मिन्नतों के बाद कुछ जीवों को ये जीवन मिलता है, इसको ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे क्या? इस बात को ध्यान सुनिएगा, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, बड़े पते की बातें उठाई, याद रखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया कई फिल्मों में देखा, फिल्मों में जो है वो हीरोइन परेशान रही, हीरोइन ने कहा कि मैं परेशान हूं उठ के, क्योंकि मैं प्रेम करती थी, मेरे को प्रेम में धोखा मिला तो टेंग, मतलब आप तुम पूरा 100% धोखा करो। हम थे तो तुमने हमारे साथ धोखा किया, अब हम जो है वो नहीं रहेंगे तो तुम और धोखा करो। अब तो कोई तुम्हारे दिमाग पर साइकोलॉजिकल बाउंडिंग भी नहीं, अब तो कुछ। रही बात अपराध बोध की, तो भैया लोग तो अपने सगे जो रिलेटिव होते हैं 4 से दिन बाद उनको भूल जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद 8-10 दिन बाद नॉर्मल हो जाते हैं, महीने भर बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कोई परवाह करेगा? कोई नहीं करेगा। किससे कहानियों में कहीं दब कर रह जाएंगे, लेकिन जान आपकी चली गई। तो मैं कहता हूं, सारे यूथ से कहता हूं, लड़ना सीख। मतलब आपके अंदर जो है वो पावर टू कॉम्बैट, यस, तभी तो कमांडो बोलता हूं यार। लड़ने की ताकत होना चाहिए तुम में, बिखरने का गुण नहीं होना चाहिए।
आई डोंट वॉन्ट यू टू बी कि आप बिखर जाएं, आप इकट्ठे होकर जुट जाएं, लड़ जाएं। आप, मैं कहता हूं लड़े, लड़कर हार गए, स्वीकार है। बगैर लड़े बिखर गए, बर्बाद है। क्लियर? चलिए तो आगे बात। तो अभी अरे लूट के आते टॉपिक पे वापस, ये पढ़ना भी तो टाइम में पूरा भी तो करना है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मैंने आपसे कहा कि ब्लीडिंग क्या जो है वो जो पढ़ रहे हैं इसमें कि ब्लीडिंग के टाइप क्या हो, मैंने आर्टेरियल ब्लीडिंग हो सकती है, वीनस ब्लीडिंग हो सकती है, कैपिलरी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक, क्लियर? अब आपको क्या करना है एज ए डॉक्टर, आपको जो है बात समझना है कि एक मेडिको आप समझिए कि आप एक एस्पायरिंग डॉक्टर भी बनेंगे, जरूर आप पढ़ेंगे तो आपको यू शुड नो अबाउट कि हाउ वी कैन स्टॉप द ब्लीडिंग। तो कुछ नॉर्मल तरीके, क्योंकि मैं अब आपको क्यों बतला रहा हूं, इसलिए बतला रहा हूं, एनसीईआरटी में भले ही ना हो इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि एक रूटीन चीज की चीजें हैं। कभी कभी हमारे आसपास किसी को चोट लग जाती है तो हम कुछ मदद तो कर सके। तो ऑलवेज whenever there is bleeding तो अप्लाई प्रेशर विद द हैंड, के हैंड से प्रेशर अप्लाई कीजिए ताकि कि ब्लड जो है वो ज्यादा बाहर ना निकले बैठ के। ठीक, और प्रेस, जब आप प्रेस करते हैं ना तो उस प्रेशर से जो है ब्लीडिंग कम हो जाता है के। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ड्रेसिंग करना है आपको और प्रेस रखना है, उसको ड्रेसिंग करके प्रेस रखना है आपको ताकि जो है वो ब्लीडिंग कम। यदि ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो वहां पर आपको जो है टॉर्निकेट एक जो है आपको रस्सी बांध देनी है। ऐसे नहीं बांध देना कि सर्कुलेशन ही पूरा रुक गया के, ऐसा बांधना कि सर्कुलेशन कम हो जाए वहां पे के। तो आपको टॉर्निकेट जो है वो बांध देने का, जो सांप काटने में से बांधते हैं ना वैसे आपको बांध देने का। ठीक है ना? क्लियर? और तुरंत उसके बाद तुरंत इमीडिएटली अब ये करके ऐसा नहीं कि शांति से बैठ गए कि भैया सर ने कहा था कि प्रेशर दे दो, बट्टी बांध दो और रस्सी बांध दो, बात खत्म कर दो। नहीं, यू हैव टू रश टू द मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो भी नियर बाय हॉस्पिटल है, जो भी नियर बाय मेडिकल कॉलेज है, जो भी नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां पे रश करके लेके जाना व्यक्ति को ताकि उसको वो डॉक्टर ठीक से उसको बैंडेज कर सके। और वो कहीं ऐसा ना हो कि आपने टॉर्निकेट तेज बांधे तो अंदर का फ्लो ही पूरा रुक जाए वहां पे। इसलिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है। सर्टेन मेडिसिन जिससे कि हम जो है वो ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। कुछ देयर आर सर्टेन प्रोसीजर जो मेडिकल प्रोसीजर होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होती है उसके बाद जो है जहां पर आपने पट्टी बांधी है वहां पर यदि आपको कोई आसपास कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया, आपने प्रेशर लगाया, आपने पट्टी बांध दिया, पट्टी बांधने के बाद आपने एक रस्सी भी बांध दिया ताकि ब्लीडिंग कम वहां पे। और फिर आपने आइस पैक लिया, आपने जो है वो प्लास्टिक के बैग के अंदर आपने बर्फ को डाला आपने, और उसको उस प्लास्टिक के बैग को बर्फ अपने के लिया, बर्फ को अंदर डाला उसमें आपने, फिर एक पतला सा कपड़ा लिया उसके ऊपर आपने। ठीक है, ताकि वो ठंडा रहे उसमें, प्लास्टिक का टच थोड़ा डिफरेंट होता है ना इसलिए। फिर उसको आपने पट्टी पे जहां पे है वहां पे आपने 10 मिनट के लिए रख दिया। 10 मिनट आपने रखा, उसको आइस पैक लगाया, तो वहां पर मानकर चलिए आपकी वहां पर ब्लीडिंग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन थोड़ी कम होगी और ब्लीडिंग काफी कम हो जाएगी। ठीक है, रुक जाएगी ऑलमोस्ट ब्लीडिंग। ठीक है ना? ये नॉर्मल तरीके हैं जो आपको यूज करना चाहिए, है ना? कई लोगों को होता है नाक में से खून आ गया। अब ये सब क्वेश्चन आप करने वाले कमेंट में, इसलिए बता रहा हूं कि नोज ब्लीडिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एपिस्टैक्सिस के एपिस्टैक्सिस वर्ड यूज करते हैं। एपिस्टैक्सिस मतलब होता है नोज ब्लीडिंग के, इसमें नाक से ब्लड आता है। देखा होगा कई लोगों को, देखा होगा गर्मी के दिनों, जनरली गर्मी में आता है, जनरली कई लोगों को गर्मी में आता है, कुछ को विंटर में आता है। विंटर में क्या होता है, ठंड में जो है उस समय नमी कम रहती है, तब आता है, या गर्म स्थानों पे आता है। ठीक, एक तो समर में आता है और एक बार हाई विंटर हो वहां भी जो है कई बार नोज ब्लीड कर जाता है। नाक से ब्लड आने के कारण कई बार कारण होता है कि ट्रामा, कोई चोट लग गई है उससे आ सकता है, कोई फॉरेन बॉडी टच हो गई उससे आ सकता है। क्या राइनाइटिस यदि लगातार जुकाम बना रहेगा उससे भी हो सकता है। जोर से छींकने के कारण भी कई बार जो है नाक की बारीक बारीक जो इपिथेलियम है उसकी बारीक बारीक आर्टरी जो सप्लाई कर रही होती है वहां ब्लड, वो जो है वो ब्रेक हो जाती है कई बार, तो जोर से छींकने पर भी आता है कई बार यदि कैंसरस प्रॉब्लम है तो भी बार बार रिकरेंट ब्लीडिंग होगा यहाँ पेट के। ठीक, हाइपरटेंशन पेशेंट जो होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जिनका बीपी लगातार हाई रहता है, उनको भी नाक से ब्लड आ सकता है। ठीक है, कुछ इन्फेक्शियस फीवर में भी ऐसा होता है। ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर आप, हाई एल्टीट्यूड पर आप पहुंचते हो तो वहां भी नोजल ब्लीड हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर? अब नोज ब्लीड को कैसे रोकना है आपको, नाक से आने वाले ब्लड को कैसे रोकना होता है, तो याद रखिए कि एक तो सबसे पहले प्रिवेंट, जिन लोगों को बार बार नाक से खून आने की समस्या होती है उन्हें प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए बेटा। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब यह है कि आपको जो है वो नॉर्मल सलाइन स्प्रे अवेलेबल होता है। मैं एक नाम लिख देता हूं यहां पे, मेडिकल नाम में लिख देता हूं यहां पे, वो होता है नेजोक्लियर। ठीक है, नेजोक्लियर एक सलाइन ड्रॉप होता है। तो यदि नाक में आप केवल उसको स्प्रे को करते हैं, नेजोक्लियर का आप स्प्रे करते हैं 2-4 घंटे के अंतर पर, तो नाक के अंदर नमी बनी रहेगी, नजल कैविटी में नमी बनी रहेगी, उससे ब्लीड नहीं होगा। ठीक है,
कई बार, और आप जैसे ठंड के दिन होते हैं या तेज गर्मी होती है तो वहां पर आपके कमरे में नमी होना चाहिए, तो आप ह्यूमिडिफायर को रखें वहां पर, आप जो हल्की हल्की जो है वो मिस्ट को छोड़ रहा हो, बारीक 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 वाटर के ड्रॉपलेट आप आसपास जो छोड़ता है, ऐसे ह्यूमिडिफायर को रखेंगे तो नजल ब्लीड कम होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है सिंपल तरीका है कि जो पेट्रोलियम जेली होती है वैसलीन के प्योर होना चाहिए, कोई सुगंध नहीं होना चाहिए, कोई केमिकल उसके अंदर होना चाहिए, प्योर वैसलीन जो होती है, जो पेट्रोलियम जेली होती है, उसको हल्का सा जो है नोज के अंदर आप लगा सकते हैं, या आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो है वो हल्का सा ऑयल लगाने पे वहां पर नमी जो है मॉइस्चर वहां का कम नहीं पड़ता है, इसलिए ब्लीड नहीं होता है फिर। ठीक है ना, क्लियर? तो ये कॉमन तरीके हैं नजल ब्लीड को जो है वो कंट्रोल प्रिवेंट करने के ना और यदि हो रहा है तो होते में आपको सॉफ्ट पर पकड़ के दबा, थोड़े समय दबा के रखना चाहिए, उससे ब्लीड फिर रुक जाता है। ठीक है, वही प्रेशर इफेक्ट तो है ये। ठीक है ना? चलिए फिर एक और चीज देखी आती है। अब जब ब्लीडिंग की बात चल रही है तो हम थोड़ा सा एक बात और करेंगे, वो बात करेंगे हम कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की। हालांकि ये चैप्टर कहां जुड़ता है, ये चैप्टर 12th क्लास के ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हिस्सा है। पर कई लोगों को क्या होता है कि देखो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नॉर्मल चीज है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नॉर्मल चीज होती है, लेकिन उसके अलावा दी इन बिटवीन दी मेंस्ट्रुएशन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में, मेंस्ट्रुएशन के बीच में कभी ब्लीड करता है, अचानक से ब्लीड हो जाता है, दैट इज दी पैथोलॉजिकल, वो बीमारी का कारण हो सकता है। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे में दैट में भी यूट्रस के अंदर पॉलिप हो सकता है, एडिनोमाइकोसिस हो सकता है, लियोमायोमा हो सकता है, मैलिग्नेंसी कोई तरह का कैंसर हो सकता है, क्या कोगुलोपैथी हो सकता है, क्या ओव्युलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है, देयर में भी मल्टीपल रीजन। इसलिए कभी भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि मेंस्ट्रुएशन के अलावा बीच में कभी ब्लीड आता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। ठीक है ना? ठीक, मैंने इसमें कई बातें पिछले 10 मिनट से मैं जो बातें बतला रहा हूं वो अवेयरनेस के लिए बतला रहा हूं, क्योंकि ये रूटीन प्रॉब्लम बेटा हम लोग लाइफ में फेस करते हैं, और ऐसा भी क्या पढ़ना इसका हम जिंदगी में इस्तेमाल ही ना कर सकें। पढ़िए वो, जानिए वो जो आप अपने आसपास यूज भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब लौट के आते हैं हम अपने इस टॉपिक पे वापस। ठीक है, कैसे बॉडी हमारी कैसे जो है ब्लड के फ्लो, ब्लड के बर्बादी को रोकती है। मतलब यदि कहीं कट लग गया है, ब्लीडिंग हो गया, तो ब्लीडिंग को रोकने का तरीका क्या होता है, ब्लड का क्लॉट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है ब्लीडिंग के रोकने की बॉडी की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस कहते हैं। बेटा प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड ऑफ होम्योस्टेसिस। के होम्योस्टेसिस क्या होता है, जो है बॉडी हमारे सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो बनाए रखने की कोशिश करती है। बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, उसे आप समस्थितिकता बोलते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, हीमोस्टेसिस इज डिफरेंट। के हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, देखिए जब कभी, सुनिएगा ध्यान करके, जब कभी भी कहीं कट लगता है, कट लगा, चोट लग गई, चोट लग गई तो क्या हुआ, ब्लड वेसल में इंजरी हुआ। क्या हुआ, मैंने कहा चोट लग गया, ब्लड वेसल में इंजरी हुआ। जैसे ही ब्लड वेसल में इंजरी हुआ तो वहां से जो इंजूर्ड ब्लड वेसल होती है, जो इंजूर्ड ब्लड वेसल होती है, दैट इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स के, सर्टेन केमिकल सिग्नल्स। ठीक है, जो इंजूर्ड वेसल होती है वहां से कुछ केमिकल सिग्नल निकलते हैं, और वो केमिकल सिग्नल प्लेटलेट को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। नाउ प्लेटलेट गॉट एक्टिवेटेड। प्लेटलेट क्या होते हैं, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल, मेगा कैरोसाइट सेल के टुकड़े फ्रेगमेंट होते हैं जो ब्लड के अंदर लगातार घूम रहे होते हैं, और उनको जैसे ही मालूम चला कहीं इंजरी हो गया तो जो सर्टेन कुछ केमिकल निकलते हैं जो इंजूर्ड ब्लड वेसल पार्ट से निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, वो प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं। प्लेटलेट जो होते हैं वो नॉर्मल इस प्रकार के होते हैं। प्लेटलेट के ऐसे होते हैं, स्फेरिकल होंगे, ठीक है, ऐसे ओवल शेप के होंगे। ये लगातार ब्लड में बह रहे होते हैं। जैसे ही इनको मालूम चलता है कि कुछ हो गया यहाँ पे, तो दे बिकम, यानी वो अपना शेप चेंज करते हैं। प्लेटलेट का एक्टिवेशन, जो इनएक्टिव प्लेटलेट है और एक्टिव प्लेटलेट है उसके शेप में फर्क है। जैसे प्लेटलेट एक्टिव हुआ तो कैसा हो गया मालूम है, वैसा हो गया। ठीक है, चिपचिपा हो गया और ऐसा हो गया, स्टिकी हो गया ये। और ये जैसे जहां पे चोट लगी थी वहां पे उसका एयर एक्सपोजर हुआ, उस कट इंजूर्ड पोर्शन का, वहां से कुछ केमिकल निकले, उन केमिकल ने ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट था उसको एक्टिवेट किया, और ये कैसा होगा, चिपचिपा हो गया, और इसमें मल्टीपल फैसेट निकला है, इसमें कई सारे जो है वो बाहर निकला है, मतलब समझ लीजिए स्पाइनस हो गया ये। ठीक है, पहले ऐसा था ये प्लेटलेट, अब ये प्लेटलेट ऐसा हो गया। ठीक है, चिपचिपा हो गया और चिपक जाएगा यहां पे आकर के। तो सबसे पहले ये ब्लीड को रोकने का काम करेगा ये। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी हीमोस्टेसिस।
अभी तक बॉडी को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस सबसे पहले एक डिफेंसिव मैकेनिज्म उसने काम किया। अब प्लेटलेट ने ऐसी काम किया, तो प्लेटलेट ने क्या किया, अब प्लेटलेट के पास से कुछ केमिकल निकले और वो केमिकल ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, अब वहां पे जाल बनने लगा, अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हो गया, अब फाइनली वहां पे ब्लड का क्लॉट बन चुका है। ठीक है, इसलिए शुरू का 2-5 मिनट का समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। देखिए क्या हुआ, वेसल का इंजरी हुआ, ठीक है, एंडोथेलियल सेल थी, जो वेसल थी उसकी वॉल क्या थी, एंडोथेलियल सेल थी था कि वहां पे रप्चर हुआ कुछ के, उसके जैसे ही वो वहां पे वेस्कुलर स्पाज्म हुआ, कुछ केमिकल निकले और प्लेटलेट जो था, प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ, प्लेटलेट प्लग बनाया। क्या बनाया बेटा, इसने प्लेटलेट प्लग बनाया, इसने चिपचिपा होकर प्लेटलेट प्लग बनाया, इसने कोलेजन फाइबर यहां पे आ गए, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में फाइब्रिन प्रोटीन नेटवर्क का निर्माण हुआ। ठीक है, मतलब ये जितना आसान यहां पे तीन डायग्राम में दिख रहा है इतना आसान नहीं होता है। देयर इज ए कॉम्प्लेक्स पाथवे, एक कॉम्प्लेक्स पाथवे यहां पर काम करता है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे बेटा। ठीक है ना, चलिए पहले समझते हैं इसको। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के जमने की बात कर रहे हैं, रक्त का थक्का जमने की बात कर रहे हैं हम। क्या हम बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पांस टू द इंजरी एंड ट्रॉमा। ठीक है, ब्लड जो होता है वो चोट लगने पर जो है वो ब्लड को क्लॉट होने की टेंडेंसी उसके पास होती है, उसका उस रिस्पांस में ब्लड जब कभी जो है वो चोट लगती है तो ब्लड क्या करता है, वो कोगुलेट करने की क्षमता को रखता है, मतलब वो वहां पे जमकर ट्रामा से होने वाले ब्लड लॉस को रोकता है। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि बॉडी एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने की कोशिश करती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें हमको। ठीक, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. Hemostasis is the body's way of stopping injured blood vessel from bleeding. ठीक है, वेरी आईएमपी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पे। क्या, हीमोस्टेसिस शरीर का वह तरीका है जिससे वह क्षतिग्रस्त ब्लड वेसल से रक्त के बाहर निकलने को रोकती है। हीमोस्टेसिस इज द बॉडीज वे ऑफ स्टॉपिंग इंजर्ड ब्लड वेसल फ्रॉम ब्लीडिंग। हीमोस्टेसिस शरीर का वह तरीका है जिससे कि वह क्षतिग्रस्त ब्लड वेसल से रक्त के बाहर निकलने को रोकता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस इंक्लूड्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग बात है, अति भी बुरी होती है। मैंने कहा ना आपसे कि बॉडी का पास में मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपसे कि इतना आसान नहीं है जैसा आपने 3 इमेज में देखा था। देयर इज ए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और मानकर चलिएगा यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जो है नेक्स्ट ईयर जो है एग्जाम होने के बाद आप मेडिकल कॉलेज के अंदर होंगे और मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पहला सेशनल एग्जाम होगा, वहां पर मानकर चलिए ब्लड क्लॉटिंग का क्वेश्चन आएगा। 99% पॉसिबिलिटी है कि ब्लड कैसे क्लॉट करता है, पूछेगा जरूर एग्जाम में। ठीक है, टू मच क्लॉटिंग कैन ब्लॉक ब्लड वेसल एंड दैट आर नॉट ब्लीडिंग। अब देखिए बड़ी समस्या है, यदि बहुत अधिक क्लॉट होने की टेंडेंसी बॉडी में बढ़ जाए, बॉडी के अंदर यदि जो है ब्लड के क्लॉट होने की टेंडेंसी बढ़ जाए तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल ब्लीड नहीं भी कर रही है, जो ब्लड वेसल ब्लीड नहीं भी कर रही है ना, वो भी ब्लॉक कर जाएंगी एंड दैट में क्रिएट ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अब ये एम्बोलिज्म की चीज हम आगे बात करते हैं, मतलब बड़ी मेडिकल समस्याएं यहां पर हो सकती हैं। टू लिटिल क्लॉटिंग, क्लॉटिंग काफी कम हो तो क्या दिक्कत है, ब्लड का लॉस अधिक होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी माइनर इंजरी में और उससे जो है वो ब्लड लॉस के कारण व्यक्ति की जान जा सकती है। ठीक है ना। Consequently, the body has control mechanism to limit clotting
एंड डिसॉल्व क्लॉट दैट आर नो लॉन्गर नीडेड के। अब देखिए, मतलब शरीर के पास एक ऐसी प्रक्रिया होती है, हमारी बॉडी के पास एक ऐसा तरीका होता है कि वो अपनी ब्लड क्लॉट करने की क्षमता का नियंत्रण कर सकती है। ऐसे ब्लड क्लॉट जो काम के नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ी आर्टरी में बन गए, मान लो किसी काम के नहीं, उनको वो डिस्ट्रॉय भी करती है और उनके आगे बनने को वो रोकती भी है। और कई बार ऐसा जहां जरूरत पड़ती है ब्लड क्लॉट करने की, वहां पे ब्लड को क्लॉट भी किया जाता ताकि ब्लीडिंग ना, अधिक ब्लीडिंग ना हो जाए। ठीक है, मतलब ये कि इट्स ए वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। क्या है? hemostasis is a very well coordinated process के an abnormality of any part of the system that control bleeding can lead to the excessive bleeding और excessive clotting के both are may be dangerous के। यदि मान लो कोई भी इस प्रोसीजर में फॉल्ट होता है तो क्या होगा बेटा, उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सेसिव क्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है, ये मेडिकल फैक्ट है कि भाई आपकी बॉडी जो है वो बकायदा जो है ब्लड क्लॉट का कंट्रोल कर रही होती है, और कोई भी यदि इसमें हमने मैनिपुलेशन किया, इसमें कोई भी गड़बड़ हुआ इसमें, तो उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है और एक्सेसिव उससे क्लॉटिंग जो है वो हो सकती है। ठीक है, व्हेन क्लॉटिंग इज पुअर, जब क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो रहा हो तो क्या होगा, एक मामूली चोट से भी ब्लड वेसल का में जो डैमेज हुआ, एक मामूली चोट भी लगी, उससे सीवियर ब्लड लॉस होगा। जब क्लॉटिंग एक्सेसिव होगा तो स्मॉल ब्लड वेसल जो होती हैं क्रिटिकल प्रेशर की वो ब्लॉक कर सकती हैं। यदि हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी में, हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी में यदि जो क्लॉट पहुंच जाता है, क्लॉट जम जाता है, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। देखिए लिखा ना, क्लॉग्ड वेसल्स के, हम बात करते हैं इसमें क्या लिखा है, देखो, clogged vessels in brain causes brain stroke and clogged vessels leading to the heart cause the heart attack के। तो आप ध्यान रखिएगा, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का संबंध किस बात से है कि यहां पर ब्लड वेसल जो होती है ब्रेन के अंदर, जब वो ब्लॉक कर जाती हैं, उनको जो उनमें जो है वो क्लॉट जम जाता है, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, ब्रेन स्ट्रोक आता है यहाँ पेट के, और कई बार जो है वो हार्ट में हार्ट अटैक का कारण भी ऐसा हो सकता है कि वहां कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट की सप्लाई करने वाली आर्टरी वो ब्लॉक हो गई उठ के। Pieces of clot from vein in the leg, pelvis and abdomen can travel through the blood stream to the lungs and block major arteries there, pulmonary embolism के। एक और बड़ी समस्या होती है कि कई बार क्या होता है, कई बार जो ब्लड क्लॉट होते हैं वो वीन के थ्रू जो है वो कहां पहुंच जाते हैं, फाइनली जो है लंग्स तक पहुंच जाते हैं, और लंग्स में जाके बड़ी आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं, इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ये तीनों कंडीशन, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, ऑल दीज थ्री कंडीशन दी मेडिकल इमरजेंसी, और इसके लिए पेशेंट को बहुत इंटेंसिवली ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, देखिए ना, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के। थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट करना, थ्रोम्बस का बनना के, जब इनसाइड आर्टरी के अंदर इनसाइड आर्टरी या वीन के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर इनसाइड क्लॉट जमता है, उसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बस इज द क्लॉट दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ब्लड वेसल के। क्लियर? देखिए, हेल्दी ह्यूमन हार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, अधिक कोलेस्ट्रॉल खाने के कारण, अधिक फैट खाने के कारण के, डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है, अधिक यदि आप फैट खाते हैं, ओबेसिटी है, तो आपके फैट इंटेक अधिक है, तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें जो है उसके अंदर जो है वो धीमे धीमे जो है वो प्लाक जमा होने लगता है, फैट इकट्ठा होने लगता है, और कई बार उससे क्या होता है, फैट इकट्ठा होने से जो ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल में क्या होता है, उसका वहां पर उस जगह पर वो उसका डायमीटर कम हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, एक पाइप है, इस पाइप में आपने यहाँ पे कुछ जमा हो रहा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी फ्लूइड बहेगा तो यहाँ पर उसको कम जगह मिलेगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मतलब ये कि जो क्लॉग्ड ऐसे वेसल जहां पर कि प्लाक जमा होता है, वहां से ब्लड का फ्लो तेज होता है, और कई बार क्या होता है, कई बार ब्लड का फ्लो इतना तेज होता है कि उसके चलते क्या होता है, कई बार वो जो प्लाक जमा होता है वो रप्चर कर जाता है, कई बार ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है, और उससे क्या होता है, उससे वहां पर इंजरी का, एक तरह से इंजरी का एहसास होता है कि इंजरी वहां पर हुआ है, और फिर प्लेटलेट सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। और जैसे प्लेटलेट सिस्टम काम करना शुरू करता है तो उससे क्या होगा, उससे जो है फिर ब्लड सप्लाई जो है अफेक्ट हो जाएगी, कहां तक, हार्ट तक, क्योंकि वहां पर क्लॉट बन चुके होंगे, थ्रोम्बस बन चुके होंगे, ठीक है, और जो हार्ट तक सप्लाई को रोक देंगे। ठीक है, अब नॉर्मल, तो देखो मतलब हम समझ गए कि टू मच क्लॉटिंग इज ऑल्सो बैड एंड टू लिटिल क्लॉटिंग इज ऑल्सो बैड, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं
कि हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड के क्लॉट जमने की प्रक्रिया में 3 मेजर प्रोसेस क्या होती हैं, ठीक है। व्हाट आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो ब्लड क्लॉटिंग में हीमोस्टेसिस में काम आती है। सबसे पहले जिस ब्लड वेसल में चोट लगी होती है, जो ब्लड वेसल में चोट लगी होती है, वहां पर कुछ सर्टेन केमिकल निकलते हैं और वे केमिकल उस ब्लड वेसल का जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, उसको नैरो करते हैं। इससे क्या होता है, इससे नैरो होने पर ब्लड का जो तेजी से जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा ब्लड का जो बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा, क्योंकि डायमीटर कम हो गया, नैरो हो गया, तो वो स्लो हो जाता है। ऑल्दो इट में बिकम लिटिल फास्ट, कोई डायमीटर कम हो गया ब्लड निकल, लेकिन क्या होता है वो कंपैरेटिवली वो स्लो, रेजिस्टेंट जो वेसल्स है वो नैरो हो गई है, कांस्टेंट कर गई, इसलिए जब ब्लड को निकलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा होता है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ सेल लाइक ब्लड पार्टिकल्स दैट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड प्लेटलेट, यानी क्या होता है, जो प्लेटलेट होते हैं जो सर्टेन केमिकल ब्लड वेसल के डैमेज होने पर निकलते हैं, उन केमिकल को सेंस करके प्लेटलेट एक्टिवेट कर जाते हैं, वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर जब ये प्लेटलेट एक्टिवेट आते हैं तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट वहां पर प्लेटलेट प्लग बनाएंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लेटलेट से कुछ केमिकल निकलेंगे जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे और थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फाइब्रिन वहां पर परमानेंट क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्या बोला हमने कि क्लॉटिंग फैक्टर काम करेंगे और ब्लड जो है प्लेटलेट जो है वहां पर प्लेटलेट प्लग बनाएगा और उसके बाद वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाएगा आगे। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ होगा थ्रू ए कैस्केड ऑफ रिएक्शन के, कैस्केड ऑफ रिएक्शन के। जब हम कैस्केड वर्ड यूज करते हैं मतलब एक जाल के, यानी जो प्रोसेस होती है उनका एक जाल, एक प्रकार से चेन रिएक्शन के समान जाल होता है। एक रिएक्शन होगी तो अगली रिएक्शन होगी तो थर्ड रिएक्शन होगी तो फोर्थ रिएक्शन होगी, इसे बोलते हैं कैस्केड। यानी सीरीज में अभिक्रियाएं एक श्रृंखला में होती हैं और उसके बाद फिर ब्लड क्लॉट जमता है, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से क्या देखा मैंने, कहा कि जो है वो कहीं पर चोट लगा, इंजरी हुआ, वस्कुलर स्पाज्म हुआ, ब्लड वेसल में इंजरी लगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, उसके बाद प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ, देन फिर ब्लड का क्लॉटिंग हुआ। ये 3 बेसिक प्रोसेस होती हैं। देखने में 3 सिंपल प्रक्रियाएं दिख रही हैं परंतु ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो 3 प्रोसेस होती हैं जो ब्लड का क्लॉट जमने में रोल प्ले करती हैं। क्लियर बेटा? चलिए देखिए, चोट लगा, ब्लड वेसल का ब्रोकन ब्लड वेसल वॉल ब्रोक कर गया, ये आरबीसी बाहर निकल रहे हैं, ये प्लेटलेट नॉर्मली प्रेजेंटेड के, लेकिन जैसे जो है प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ तो वहां पर क्या होगा, प्लेटलेट प्लग बनेगा। प्लेटलेट प्लग जो है वो इनिशियल क्लॉट को बनाएगा। तो याद रखिए जो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग हम कहते हैं साहब, जो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग इज द प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो पहले प्लेटलेट प्लग बनता है, बाद में फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बेटा याद रखना, छोटी छोटी बातें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा है जिसको हम देख लेंगे अच्छे से हम, पर हमको समझ में तो आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि जब मैं इस पर आपको क्वेश्चन दूंगा ना डीपीएस के अंदर, एग्जाम वाले क्वेश्चन ही दूंगा डीपीएस में आपको, तो आप पाएंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे जो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद बनेंगे ही नहीं हमसे, यदि हमने थोड़ा आगे पीछे नहीं जाना तो, ठीक है। क्लियर? तो देखिए सिंपल सी बात है, आप समझते हैं यहां पे हम, ठीक है। When an injury causes a blood vessel wall to break, जब एक चोट लगती है ब्लड वेसल का वॉल ब्रेक करता है, प्लेटलेट एक्टिवेटेड हो जाते हैं, दे चेंज शेप फ्रॉम राउंड टू स्पाइनी, ये राउंड से ऐसे स्पाइनी होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। स्टिक टू दी ब्रोकन वेसल वॉल के, जो ब्रोकन वेसल वॉल होती है वहां पर चिपक जाते हैं और एक दूसरे वॉल से चिपकते हैं, एक दूसरे चिपक जाते हैं, क्या, ठीक। बिगिन टू प्लग द ब्रेक, उस जहां पे चोट लगी उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं उठ के। दे आल्सो इंटरेक्ट विद द अदर ब्लड प्रोटीन टू फॉर्म फाइब्रिन के, ये दूसरे ब्लड प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब प्रोथ्रोम्बिन से रेट किया, थ्रोम्बिन को बनाया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया के और फाइब्रिन का एक जाल बन जाएगा और इस जाल में आरबीसी और प्लेटलेट फंस जाएंगे यहां पे और एक क्लॉट बन जाएगा, ठीक है ना। अरे सिंपल सी बात है भाई, आपके घर में इमेजिन करते हैं कि आपके घर में एक दीवार थी, ठीक है, हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि
आपके घर में एक दीवार थी, ठीक है, आपने सोचा कि चलो इस दीवार में हम एक पेंटिंग लगाते हैं, वो बाहर खुलती थी दीवार, ठीक है, दीवार कमरे से बाहर दीवार थी, कि मतलब एक था कि उसके बाहर फिर बाहर का मोहल्ला देख सकते हैं आप, दीवार प्रेजेंट थी, आपने उस दीवार में एक कील लगाने की कोशिश की, आपने जैसे आपने हथौड़ा मारा तो देखा आपने कि दीवार का जो ईंट है वो निकल के नीचे गिर गया। अरे आपने कहा पापा कितनी कमजोर दीवार बनवाई ये बताओ आपने, हमने कील ठोका तो दीवार का एक हिस्सा टूट के बाहर गिर गया, पूरा छेद हो गया है, तो अब बाहर से दिख रहा है सब। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा ना, हम कल बुला देंगे किसको, वो अपने मिस्त्री अंकल को बुला देंगे, वो इसमें एक सीमेंट लगा के भर देंगे, है ना। तब तक क्या किया आपने उठाया, कोई सामान उठाया, थर्मोकोल उठाया आपने, या वही टूटी हुई ईंट उठाई आपने, कुछ उठा के आपने उस छेद में आपने लगा दिया थोड़े समय के लिए, कि ये लगा है थोड़े समय के लिए ताकि मेरी प्राइवेसी मेंटेन रहे, आर पार ना दिखे, इसमें आपने कुछ लगा दिया, यहाँ पे पेपर ही चिपका दिया यार, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ लगा दिया यहाँ पे, कल पापा ठीक करवा देंगे। पापा अगले दिन मिस्त्री अंकल को लेके आए, उन्होंने वहां पे सीमेंट लगाया और उसको पैक कर दिया कि भैया ठीक हो गया, ये ईंट ही खराब थी वाली। ऐसा होता है ना, आप समझ लीजिए, जब वो चोट लगने के बाद जब छेद हुआ, मतलब ब्लड वेसल ब्रेक कर गई, आपने क्या किया, आपने कहा पापा से कि पापा मिस्त्री को बुलाओ, मतलब अब कोई प्रोसीजर होने वाला है जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, बोलना पड़ेगा, आएंगे सीमेंट लेके आएंगे, काम करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक क्या करें, तब तक आपने क्या किया, आपने कपड़ा ठूस दिया, थर्मोकोल लगा दिया, कुछ ना कुछ कर दिया आपने ताकि छेद बंद हो जाए, वो है ना, कोई व्यवस्था की आपने। ये हो गया प्लेटलेट प्लग लगाना। जब मिस्त्री अंकल आ गए, उन्होंने हटाया प्लेट प्लग को, उन्होंने वहां पे बकाया सीमेंट लाके पैक कर दिया, अब ये हो गया क्लॉट का बनना, हीलिंग हो जाएगा, पक्का हो गया, सीमेंट सूख गया, हीलिंग हो गया, बात खत्म हो गई। ये हमारी बॉडी में भी होता है, क्लियर, ठीक है, चलिए समझो बात, ठीक है। इंजुरी और रप्चर टू द ब्लड वेसल वॉल, ठीक है बेटा, ब्लड वेसल अराउंड द वुंड कॉन्स्ट्रिक्ट, इससे क्या फायदा हुआ, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द डैमेज्ड एरिया। फिर क्या हुआ, प्लेटलेट एक्टिव हुए तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट स्टिक टू द इंजुरी साइट, फिर प्लेटलेट बिकम्स स्टिकी एंड क्लम्प टुगेदर, तो क्या बन गया, प्लेटलेट प्लग बन गया। प्लेटलेट और डैमेज टिश्यू जो होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो 8 को रिलीज कैसे उन्होंने, ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म चालू रहता है और फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है जो कि जाल के समान बनता है, और ब्लड क्लॉट वहां पे जो जहां पे चोट लगी होती है वहां पर वो एक प्रकार से फाइब्रिन क्लॉट को बनाता है और ब्लीडिंग को रोक देगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर बच्चे को प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज फर्स्ट में पहुंचोगे, ये पूरा लाइन से लिख के आना आप, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको टीचर बोलेगी कि अरे वाह तुम सच में पढ़ के आए हो नीट के लिए, क्लियर। बता दूं मेडिकल कॉलेज कोई जो है वो साधारण जगह नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां जाके दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं, समझ गए। तो वो जो संगीत है ना कॉलेज के अंदर जो बजता है, उसका थोड़ा थोड़ा एहसास नीट के दौरान हो जाना चाहिए हमको, ठीक है। और देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये ऐसा नहीं, अब कई बच्चों के दिमाग में बहुत गहरा बैठ गया है कि सर तो मतलब ज्यादा पढ़ाते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है बेटा। आप उठा के देखिए, कोई भी एमसीक्यू बुक को देखिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक देखिए, आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व क्वेश्चन के यदि आपको मैं ठीक से नहीं पढ़ाऊंगा। तो ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बेटा ये दिस इज द साइंस, और यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एक क्रम से बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या लिखा वो जानना भी जरूरी है बेटा। एनसीईआरटी 100% देख रहे हैं हम लोग, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कुछ बाहर से नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा बाहर का कवर इसलिए करते हैं हम ताकि कि कोई भी थोड़ा आगे पीछे निकले तो हम फोड़ के आए एग्जाम में, क्लियर, ठीक है। चलिए अब देयर आर 2 की कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड क्लॉट। किसी भी ब्लड क्लॉट के 2 की कंपोनेंट, एक तो देखो सबसे पहले तो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ, तो मतलब पहला कंपोनेंट क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, वो हो गया प्लेटलेट। सेकंड क्या हो गया, इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड। कैसे बनाए, फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, किसने किया, थ्रोम्बिन ने किया। और थ्रोम्बिन कहां से बना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, किसने बनाया, प्लेटलेट ने बनाया, ठीक है। तो प्लेटलेट और इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड जो होते हैं, दे आर दी 2 की कंपोनेंट ऑफ द ब्लड क्लॉट, ठीक है। मैंने कहा था आपसे प्लेटलेट undergo a structural change when activated to form the a sticky plug at the damaged region प्राइमरी हीमोस्टेसिस के। सबसे पहले प्लेटलेट काम करेंगे प्राइमरी हीमोस्टेसिस के, फिर फाइब्रिन स्ट्रैंड बनेगा, फाइब्रिन प्रोटीन बनेगा का जाल बनेगा, उससे फाइब्रिन स्ट्रैंड बनेंगे बेटा, और फाइब्रिन प्रोटीन का जाल बनेगा जो आरबीसी को ट्रैप करेगा और वहां पे ब्लड क्लॉट को बनाएगा, वो कहलाता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के। तो ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस में काम आया, ठीक है, और ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में काम आया, क्लियर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद है जब हम प्लेटलेट में आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, मैंने आपको प्लेटलेट के बारे में बताया था, तो ये मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था कि देखो बेटा, रेस्टिंग प्लेटलेट है, ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड वेसल में ब्रेक हुआ, वुंड लगा यहां पे, तो रेस्टिंग प्लेटलेट एक्टिवेटेड प्लेटलेट में कन्वर्ट हो गया, इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, इसने फाइब्रिन को फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट किया। ये फ्लो चार्ट बना लेना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, के इसको बना लीजिएगा इसको, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के मैं हटा देता हूं इसमें से, ठीक है, आप इसको बना लीजिए, नोट कीजिए, जैसा लिखा ना वैसा रफ, एक रफ सा बेटा डायग्राम बना लो समझने के लिए, कि कोई एग्जाम में बना के नहीं आना डायग्राम अपने को, ठीक है, पर अपने को समझ में आना चाहिए ना। हमको एग्जाम डायग्राम, अरे क्या बोल रहा हूं, हमको डायग्राम एग्जाम में बनाकर नहीं आना है। मैं बोलने वाला था हमको एग्जाम डायग्राम में नहीं बनाना है, ठीक है, तो मैं ठीक कहा कि हमको डायग्राम एग्जाम के अंदर नहीं बनाना है, लेकिन समझने के लिए डायग्राम कॉपी के अंदर होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, फंडा एकदम क्लियर। चोट लगेगी, रेस्टिंग प्लेटलेट एक्टिवेटेड प्लेटलेट में कन्वर्ट होगा, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिन को फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन पहले यहां पर वो प्राइमरी प्लेट हीमोसिस कर चुका होगा, प्लेटलेट प्लग बन चुका होगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करेगा, फाइब्रिन क्लॉट से रिप्लेस करेगा, ठीक है। देखिए, ये प्लेटलेट जो इनएक्टिवेटेड के ये क्या है, ये ऐसे प्लेटलेट है जो कि इनएक्टिव है अभी, ठीक है। जब ये एक्टिव हुए तो कैसे होगा, ऐसे होगा, देखिए ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इसका, ये इनएक्टिव कंडीशन में है और ये एक्टिव कंडीशन में, देखिए आप, है ना, यानी प्लेटलेट एक्टिवेशन जो होता है। और आपको बता दूं मैं, कभी कभी किसी केमिकल से, किसी दवाओं से क्या होता है, देयर आर सर्टेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो बॉडी में जाकर प्लेटलेट को एक्टिव कर सकते हैं और वो व्यक्ति की डेथ का कारण बन सकते हैं, ठीक है। कोविड-19 एक खतरनाक बीमारी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी देयर आर सर्टेन प्रोटीन, कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं वायरस के मेटाबॉलिज्म के चलते। वायरस जिस प्रकार सेल में जाता है और सेल से मेटाबॉलिज्म करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो लिवर के अंदर कोविड-19 के इन्फेक्शन में लिवर के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो प्रोटीन प्लेटलेट को एक्टिव कर सकते हैं, प्रोटीन जो है वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसी क्लॉट के फॉर्मेशन से कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर जाते हैं और व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसलिए कोविड-19 को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल जो है वो कहता है कि आपको एंटी प्लेटलेट दवाओं को देना पड़ेगा, आपको एंटी कोगुलेंट दवाओं को देना पड़ेगा। यदि कोविड का इन्फेक्शन जो है वो मॉडरेट है या सीवियर है, तो पेशेंट को हम सेव कर पाएंगे, ठीक है। मैंने कोविड-19 जब आया था ना मार्च में, जब लॉकडाउन लगा, उस दौरान मैंने एक जो है वो एक ऑफिशियल कोर्स इसका जो था वो डॉक्टर्स के लिए जो अनाउंस हुआ था, वो भी मैंने किया हुआ इस समय, ठीक है। चलिए, अब देख रहे हैं आप कि हम ब्लड क्लॉट के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। देखिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज देख रहे हैं आपके, कैसे देखो, कैसे फाइब्रिन प्रोटीन का पूरा जाल बना और ब्लड आरबीसी उसमें फंस गए, और इसलिए इनिशियल शुरुआती जो ब्लड क्लॉट होता है आपको रेड रेड दिखाई पड़ता है, रेड रेड दिखाई पड़ता है आपको उठ के, है ना, ठीक है। तो क्या देखते हैं, क्या हमने देखा, अब देखो एक तरफ देख रहे हो रेस्टिंग प्लेटलेट, देख रहे हो एक्टिव प्लेटलेट, देखो ये रेस्टिंग प्लेटलेट है, और ये क्या है, ये रेस्टिंग प्लेटलेट है, और ये एक्टिव प्लेटलेट है, और ये क्या देख रहे हैं आप, ये फाइब्रिन क्लॉट है। दूसरा वाला क्या है ये बेटा, ये है आपका फाइब्रिन क्लॉट, ये फाइब्रिन क्लॉट दिखाई पड़ रहा है हमको, ये है ना, ठीक है, क्लियर। देखिए एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। मेरे पढ़ाने के बाद बेटा आप इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि एक डॉक्टर पढ़ा रहा है तो थोड़ा सम्मान डॉक्टर का मेंटेन रहना चाहिए ना, इसलिए आप थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट थोड़ा हम आगे जाएंगे, मतलब वी शुड फील लाइक दैट कि यार हमको आता है। आज हमसे कोई बोलेगा ब्लीडिंग हो रहा है, क्या करना है, हम बता देंगे क्या करना है, ठीक है। हमसे कोई पूछता है तो हम पूरा मैकेनिज्म बता सकते हैं, ये हमको आना। इतना तो बेटा देखो, यदि बायोलॉजी लिया है ना और 11-12 से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यू डिजर्व इट यार, इतना मालूम हमको होना चाहिए। एग्जाम में तो फोड़ के आएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं उसमें, चिंता मत कीजिए, के है ना। चलिए क्या हुआ, चोट लगी, ब्लड वेसल डैमेज हुआ,
तो ब्लड वेसल, देखो क्या लिखा है, इंजुरी टू वेसल लाइनिंग ट्रिगर द रिलीज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर के जैसे ही ब्लड वेसल वॉल में चोट लगा तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर निकलते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है, साथ में प्लेटलेट, और इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर के चलते क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड या रेस्टिंग प्लेटलेट एक्टिव प्लेटलेट में कन्वर्ट होता है। और ये प्लेटलेट क्या करते हैं, ये यहां पर जो क्लॉट लग बनाते हैं, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो प्लेटलेट से भी कुछ केमिकल निकलते हैं, वो क्या करते हैं, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फाइब्रिन जो सॉल्युबल होता है उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, और ये फाइब्रिन के स्ट्रैंड यहां पे जमा हो जाएंगे और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। पहले आप डायग्राम बना ही चुके हैं, इसका दोबारा जरूरत नहीं है। अब हम बोलते हैं कि देयर इज ए रिएक्शन का पूरा श्रृंखला होता है, तो क्या बोलते हैं, कोगुलेशन कैस्केड, the process by which blood clot are formed involve a complex set of reaction. it is याद रखना, ये भी एमसीक्यू के, ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, यहां पर मल्टीपल कंप्लीट सेट ऑफ रिएक्शन, देयर इज ए नॉट कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन के एक जटिल प्रकार का अभिक्रियाओं की श्रृंखला यहां पे होती है, और इनको एक साथ हम कोगुलेशन कैस्केड बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब है कि कोगुलेशन कैस्केड मतलब ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में रिएक्शंस की एक जटिल श्रृंखला होती है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसे कोगुलेशन कैस्केड कहते हैं, ठीक है। दिस कैस्केड इज स्टिमुलेटेड बाय द क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज फ्रॉम द, अब ये कैस्केड कैसे काम कर शुरू करता है, इसमें जो डैमेज सेल होती हैं वो कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं, एक्सट्रांसिक पाथवे कहते हैं, और प्लेटलेट कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं, इंट्रांसिक पाथवे कहते हैं। मतलब ब्लड क्लॉट करने में दोनों चीज चाहिए, मतलब सेल्स का डैमेज होना, वेसल्स में कट लगना, जब ऐसा होगा यानी जब वेसल्स डैमेज होंगी तभी क्लॉटिंग फैक्टर निकलेंगे, ठीक है, जो क्या है, जो एक्सट्रांसिक पाथवे कंट्रोल करेंगे। और देयर आर सर्टेन फैक्टर जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, प्लेटलेट वो इंट्रांसिक पाथवे कंट्रोल करेगा, ठीक है, क्लियर। The coagulation cascade involve many intermediary step, however the principal events are as followed। देखिए सिंपल सी बात है कि coagulation cascade में कई सारे बीच की स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, और ये आप पढ़ेंगे कब, जब आप एमबीबीएस करेंगे आप, ठीक है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अभी मेन स्टेप क्या है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर causes platelet to become sticky, क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं, और इसलिए ये डैमेज रीजन में वॉल से जाके यहां पे डैमेज हुआ वहां जाके चिपक जाते हैं, एक प्लग बनाते हैं, प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सॉलिड प्लग को हम प्लेटलेट, ठीक है, प्लग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है बेटा, मैंने कहा जो फैक्टर निकलते हैं वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ब्लड फ्लो जो है डैमेज रीजन में ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर क्या होता है, फिर क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, और थ्रोम्बिन जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में घुले हुए फाइब्रिनोजन को जो है वो इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, फाइब्रिन के जाल बनता है, और ये प्लेटेड प्लग के चारों तरफ बनता है, और ब्लड वेसल को ट्रैप करता है, और एक टेम्परेरी क्लॉट बनता है बेटा, ठीक है ना, ठीक। जब डैमेज रीजन जो है कंप्लीटली, याद सुनिएगा बात ध्यान से, जब जहां पे चोट लगी है वो वाली सेल्स डिवाइड करेंगी, अपने आप को कंप्लीटली रिपेयर कर लेंगी, तब आपका ब्लड क्लॉट घुल भी जाता है, तब एक एंजाइम होगा प्लाज्मिन, वो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व भी कर देता है, ठीक है। यानी हमारे कभी जो है आपने देखा होगा ना, कभी कभी चोट लग जाती है, ब्लीड हुआ, ठीक है, निकल गया यहाँ पे, फिर एक ब्लैक धब्बा बन जाता है, फिर वो जब सूख जाता है ना, जब आप हटाते हैं उसको, हट जाता है, गिर जाता है, हटाते हैं आप उसको, तो नीचे स्किन दिखाई पड़ती बनी हुई, ठीक है, तो रिपेयरिंग पूरा हो चुका है। तो क्या होता है बेटा कि जो क्लॉट है ना, क्लॉट को भी डिसॉल्व करने का तरीका होता है, प्लाज्मिन उस क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हम पूरा समझ गए हम कि किस प्रकार से ब्लड जो है वो अब कोगुलेट होता है, या ब्लड का किस प्रकार से जो है वो हीमोस्टेसिस होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। एंड इतना बताने के बाद अब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइनें समझाऊंगा, आपको लगेगा कि आपको हर लाइन मालूम है बेटा, ठीक है। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, आप जानते हैं जब आपने अपनी उंगली काट ली, सलाद काटते में या कुछ करते में किचन में नाइफ सेट के, ठीक, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड, आपके घाव लगातार ब्लीड नहीं करते लंबे समय तक, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, आप जानते हैं कैसे, ठीक है,
चलो तुम ही बता दो भाई एनसीईआरटी, हम तो समझ चुके एक बार। You would have to observe a dark reddish brown scum formed at the site of the cut or injury of over a period of time। के जहां पे कट लगा है, यहाँ पे चोट लगी है, आपको कुछ समय के बाद वहां पे जो है ब्राउन कलर का, आपको रेडिश ब्राउन कलर का आपको एक जो है वो एक प्रकार से आपको एक जो है वो एक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, एक धब्बा सा, एक जो है वो मैट्रिक्स जैसा आपको देखने मिलेगा। उसको हमने क्या बोला, रेडिश ब्राउन स्कम कहा उसको हमने के। इट इज ए क्लॉट और कॉगलम फाउंड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। ये जो आप देख रहे होते हैं, जो आपको जो रेडिश ब्राउन गहरे भूरे रंग का आपको जो धब्बा वहां दिखाई पड़ता है, जो हिस्सा वहां पे चोट वाले स्थान में बन चुका होता है, एक्चुअली वो ब्लड क्लॉट होता है, कॉगलम भी कहते हैं इसको आप, जो कि फाइब्रिन प्रोटीन के थ्रेड से, धागों से बना होता है। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, जिसमें कि ब्लड के डेड और डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट जो है वहां पर ट्रैप्ड होते हैं उठ के। ठीक है, जो आरबीसी उसके संपर्क में आएगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी आरबीसी के जाल में जो फंसी होगी ना, क्योंकि वो बाहर एयर एक्सपोज हो चुकी है उठ के। तो क्या कहते हैं हम यहाँ पे, हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे कि जो फाइब्रिन प्रोटीन से बना एक जाल होता है, इसमें कि ब्लड के कंपोनेंट फंस जाते हैं उसमें और उससे क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट बनता है। ठीक है, fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। के क्या होता है, फाइब्रिन कैसे बनता है, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फाइब्रिनोजन होता है वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। के थ्रोम्बिन इंटर्न, थ्रोम्बिन कैसे बनते हैं, इंटर्न्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्लियर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। के और जो थ्रोम्बिन होता है ये प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिव होने से बनता है बेटा के। और इस अभिक्रिया में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है थ्रोम्बोकाइनेज के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में बात हमने नहीं किया करके। देखो है ना एक एंजाइटिक लाइन में, यहां पर जब प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो बनता है बेटा, तो यहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि थ्रोम्बिन के बनने को बढ़ावा देता है। इट जो है वो कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ द थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। ठीक है ना, क्लियर। अब लिखा है दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस। देखिए कैस्केड प्रोसेस वर्ड यूज किया इन्होंने यहाँ पे के। जो ये जो ब्लड क्लॉट बनता है, ब्लड कॉगलम बनता है, इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई सारे नए, और देखिए इसमें ब्लड क्लॉट बनने का मतलब क्या है, एक्चुअली फाइब्रिन का बनना, फाइब्रिन नेटवर्क का बनना। फाइब्रिन नेटवर्क बन गया मतलब ब्लड क्लॉट बन जाएगा वहां पे। उसके बनने की प्रक्रिया में देयर इज ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम कैस्केड रिएक्शन, बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन दी इनएक्टिव, मतलब आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं चलो आगे कौन से फैक्टर होते हैं। एंड इंजुरी, देखो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या बोल दिया उसने, कहा कि यू शुड नो अबाउट द फैक्टर्स, की व्हाट आर द फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एन इंजुरी और ए ट्रॉमा स्टिमुलेटेड द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर। देखो क्या लिखा है, जब कभी चोट लगती है, ट्रामा होता है, चोट लगती है, घाव बनता है, तो वहां पर जो है जो ब्लड होता है, ब्लड में जो प्लेटलेट होते हैं, उस प्लेटलेट वो स्टिमुलेट आते हैं, वो कुछ जो उसमें स्टिमुलेट होता है, और क्या करते हैं बेटा, उनसे लिखा इसमें स्टिमुलेट द प्लेटलेट, प्लेटलेट को वो एक्टिव करते हैं, और एक्टिव प्लेटलेट कुछ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं जो पूरी की पूरी कोगुलेशन की प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइड ऑफ इंजुरी, मैंने कहा ना कि जो जहां पे चोट लगती है वहां से भी कुछ केमिकल निकलते हैं, और वो केमिकल भी जो है वो प्लेटलेट को एक्टिव करने में रोल प्ले करते हैं और आगे की कोगुलेशन प्रोसेस को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं, के कैन इनिशिएट कोगुलेशन के। कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, याद रखिएगा, वेरी वेरी आईएमपी। कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर, चलिए देखो कैसे चोट लगा कैसे बनता है। देखो चोट फ्रेश घाव, चोट लगा, चोट लगने के बाद वहां पे ब्लड का वहां पे क्या हुआ बेटा, चोट लगने के बाद आप क्या देख रहे हैं, आप देखेंगे कि जब चोट लग चुका होगा तो वहां पे सबसे पहले प्लेटलेट प्लग बनेगा जिससे कि ब्लीडिंग बाहर की रुक जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा ये फाइब्रिन प्रोटीन का जाल बन गया पूरा, एंड अब जो घाव है वो वहां से ब्लीड होना पूरा कंप्लीट ब्लड क्लॉट बन चुका, धीमे धीमे ये रिजॉल्व होगा, ये ठीक होगा बेटा। ठीक है, ये ठीक होगा, और फाइनली जो है वो आप देखेंगे कि जो है हिस्सा रिपेयर कर जाएगा। देखिए आप चोट लगने के बाद रिपेयरिंग की पूरी प्रोसेस किस प्रकार से होती है इसमें, ठीक है ना, इसमें ब्लड क्लॉटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इंपॉर्टेंट है बेटा, कई सारे एमसीक्यू का जो है वो यहां से कई सारे एमसीक्यू जो है वो आपके इस फ्लो चार्ट से आप सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि
मैं इस फ्लो चार्ट को समझाता हूं आपको, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को नोट कीजिए पहले। देखो बेटा कुछ फ्लो चार्ट बताऊंगा, नोट कर लिया करो उसको, ठीक है। देखो क्या फ्लो चार्ट में इंट्रांसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का इंट्रांसिक पाथवे और एक्सट्रांसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, देयर आर टू। हमको पाथवे के डिटेल में नहीं जाना अभी, इसलिए नहीं जाना, हमारे काम का भी नहीं है, ये एमबीबीएस के काम का भी, ठीक है। जब एमबीबीएस में जाओगे तो आपको इंट्रांसिक पाथवे पूरा बनाना पड़ेगा, एक्सट्रांसिक पाथवे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों पाथवे ने क्या किया, इन दोनों पाथवे ने क्या किया बेटा, इन दोनों पाथवे ने जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर 10, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर 10 को इन्होंने स्टिमुलेट किया, ठीक है ना। फैक्टर 10 ने क्या किया, फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को उसने जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर कैल्शियम आयन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन को उसने जो है वो फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया, देखिए आप, है ना। फिर फाइब्रिन मोनोमर के लिए आपको चाहिए पड़ेगा कैल्शियम आयन चाहिए पड़ेगा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर चाहिए पड़ेगा, और फाइब्रिन का पॉलीमर बन गया, मतलब ब्लड क्लॉट बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, पूरी मैकेनिज्म एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहां पे, ठीक है बेटा, यानी यहां पर इस चार्ट को देखकर पूरी मैकेनिज्म एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे काम होता है बेटा, क्लियर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब ये मैकेनिज्म कैसे होती है, अब इसको रटना नहीं बेटा, के अभी सिर्फ बता, मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा कि कैस्केड प्रोसेस का मतलब क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी ये वर्ड यूज किया, कैस्केड प्रोसेस, है ना। अब देखिए ध्यान से, इंट्रांसिक पाथवे, एक्सट्रांसिक पाथवे, देख रहे हो आप, ठीक है। अलग अलग फैक्टर, फैक्टर 12 ए में कन्वर्ट हुआ, 11 ए में कन्वर्ट हुआ, 9 ए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर देख रहे हैं आप इधर एक्सटेंशन पाथवे में 8 ए में कन्वर्ट हुआ, एक्स ए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और फिर धीमे आप देखो ये पूरा प्रोसेस के, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के, तो ये पूरा जुड़ा है ना लिंक। यदि कोई भी एक फैक्टर, मान लो मैंने कहा आपसे कि फैक्टर 10 मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एक फैक्टर यदि नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। अब जो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी फैक्टर्स, क्या, तो कुछ फैक्टर दिमाग में डाल लीजिए। आपको सारे फैक्टर रटना नहीं है, मैं क्लियर करूं, सारे फैक्टर आपको रटना नहीं है, आपको कुछ फैक्टर दिमाग में डाल लेना, जैसे कि फैक्टर 1 इज फाइब्रिनोजन, जानते हैं इसको तो हम, अरे ये तो अपना जाना पहचाना भाई है, जानते हैं इसको, फैक्टर 1 इज दी फाइब्रिनोजन के। फैक्टर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 4 इज कैल्शियम आयन, ठीक है। फैक्टर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, इसके बाद हीमोफिलिया के बारे में। फैक्टर 9 इज क्रिस्मस फैक्टर, इसको भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, क्लियर। फैक्टर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। आप देखिए, ठीक है, यानी कैसे फैक्टर के 13 फैक्टर यहां पर मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 के, अब देखो हम क्या 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, दीज आर दी फैक्टर्स, है ना। क्या कहा हमने यहां पे, ठीक। अब आप बोलोगे फैक्टर 6 मीटिंग बेटा बीच में कभी बताया गया होगा, वो उसमें खोजा होगा, फिर मालूम चला कि वो रिलेवेंट नहीं है, तो उसको हटा दिया है के। अभी सुनिए बात करके, तो आपको कि फाइब्रिनोजन जो है एक्चुअली वो फैक्टर 1 है, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 है, कैल्शियम आयन फैक्टर 4 है, ठीक है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इज फैक्टर 9, क्रिस्मस फैक्टर इज फैक्टर 8, सो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इज दी फैक्टर 8 और क्रिस्मस फैक्टर इज दी फैक्टर 9, क्लियर, ठीक है। अब वाई ब्लड क्लॉटिंग इज नेसेसरी, तो मैंने आपसे कहा बेटा टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस, अधिक ब्लड लॉस को रोकने के लिए, साथ में यदि ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो घाव खुला रहेगा, तो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन कर सकते हैं, जहां चोट लगा स्थान होता है वहां से माइक्रोब की एंट्री हो सकती है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अंदर एंट्री ना हो उसको रोकने के लिए वुंड को सील करते हैं। और यदि यहाँ पे कहीं पे चोट लगी रहेगी, आर्टरी खुला रहेगा, वहां पे कट आर्टरी यदि मेंटेन रहेगा, ब्लड बाहर निकलता रहेगा, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो हम हार्ट, पूरी बॉडी में ब्लड को ठीक से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी ब्लड क्लॉटिंग जरूरी होती है, ठीक है। दीज आर दी फैक्टर्स की नंबर 1
कि एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकना है, नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकना है, नंबर 3 ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंपेयर्ड, यदि इंपेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग होगी तो क्या दिक्कत होगा बेटा? तो मैंने कहा ना, यदि फैक्टर 8 नहीं होगा, जेनेटिक, यदि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में फॉल्ट है, फैक्टर 8 नहीं रहेगा तो हीमोफीलिया हो गया। इसका जीन कहां होता है? एक्स क्रोमोसोम पे होता है। कहां होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन पाया जाता है। तो यदि फैक्टर 8 नहीं बनेगा तो व्यक्ति को हीमोफीलिया होगा और ब्लड क्लॉट करेगा बहुत स्लोली, और ऐसे में मामूली दांत निकलाने पर भी, मामूली टूथ एक्सट्रैक्शन करने पर भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ठीक है, ठीक, मैंने कहा यदि ब्लड का क्लॉट जो है वो अधिक हो रहा होगा, देखो वहां पे क्या था, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं कर सकते। मैंने कहा यदि ब्लड का क्लॉट आर्टरी के अंदर होता है तो उस ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बस का मतलब क्या है? थ्रोम्बस मतलब ब्लड का ऐसा क्लॉट जो आर्टरी के अंदर बन चुका होता है, और इस फिनोमिना को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, थ्रोम्बस जो है वो अपनी जगह से निकलता है बाहर, जहां से बन चुका वहां से बाहर निकलता है और वो ब्लड के अंदर बहता है, उसे हम एम्बोलस कहते हैं। एम्बुलस का मतलब ऐसा थ्रोम्बस जो ब्लड कैपिलरी के अंदर, ब्लड के अंदर जो है बह रहा होता है, और जहां जाएगा वो वहां जाके ब्लॉक कर देगा, आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, इसे बोलेंगे हम एम्बोलिज्म बोलेंगे हम। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए कि यदि आर्टरी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर कोई ब्लड क्लॉट बनता है तो उसे हम थ्रोम्बस कहते हैं, प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये थ्रोम्बस अपनी जगह से निकल के कहीं और ब्लड के अंदर बहने लगता है तो उसे हम एम्बुलस कहते हैं, और जहां जाके ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा उस बीमारी को हम एम्बोलिज्म बोलेंगे। लंग्स में क्या? पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? और इंपेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग में जो थ्रोम्बस बनता है उसके चलते जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, उससे डेथ भी हो सकती है। कई बार जो है वो तेज चलने पर व्यक्ति में जो है वो क्लॉट जो होता है वो हार्ट की आर्टरी को पार्शियली ब्लॉक कर सकता है, तो एंजाइना का प्रॉब्लम हो सकता है। एंजाइना इज द सीवियर पेन, चेस्ट में तेज दर्द होता है। ठीक है, हार्ट अटैक के पहले की कंडीशन मान सकते हैं इसको हम। तो एंजाइना जो है वो रेस्ट करने पर व्यक्ति नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एंजाइनल पेन जो होता है वो बताता है कि ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, और ब्रेन में यदि जो है वो ब्लड का फ्लो ब्रेन में जो है वो ब्लॉक करता है, यानी ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनमें जो है वो ब्लॉक, उनमें जो है वो ब्लॉकेज होता है, तो उससे ब्रेन स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। ठीक है ना? तो देखिए ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस की बात कर रहे हैं। ए ब्लड क्लॉट formed when blood cells and fibrin stent clump together, और ऐसा क्लॉट जो होता है वो, जो मैंने कहा ऐसा क्लॉट जो आर्टरी के अंदर बनेगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? हम थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, तो क्या देखा बेटा हमने आज? हमने क्या देखा आज? हमने देखा बड़ा, नहीं देखो, बहुत जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि ब्लड क्लॉट कैसे करता है, और इस फिनोमिना को आप किसी किताब में पढ़ोगे आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स करके दे देंगे कि समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं उठ के। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से बताया बेटा कैसे ब्लड जो है वो क्लॉट करता है, और ये आपको याद रखना है हमेशा। याद रखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर्स आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चूंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो यू शुड नो सर्टेन अबाउट योर बॉडी। यार ये तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि हम दूसरे की हेल्प भी कर सकें, दूसरे को हम एजुकेट भी कर सके बेटा। ठीक है ना? चलिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.